हेलो एंड वेलकम टू IVF एजुकेशन। सो गाइस, आपके जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आज का जो अगला एग्ज़ाम होगा आपका पॉलिटिकल साइंस, तो उससे रिलेटेड आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में जैसे IVF एजुकेशन के द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है मोस्टली जो एग्ज़ाम में आपके आ रहे हैं, तो भाई देखो जो भी है ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। संविधान से कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे संविधान की विशेषता, इसका निर्माण यानी बना कैसे, संविधान की कभी कभार आलोचना भी पूछ लेता है। ठीक, अब देखो सबसे ज़्यादा पूछता है विशेषता और निर्माण, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, विशेषता में क्या होता है भाई, हमारे संविधान यानी जो भारतीय संविधान है उसकी विशेष बात क्या है, खास बात क्या है, कि सबसे पहले विशेषता मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो विशेषता जो है सबसे पहले भाई, एक तो लिखित संविधान है हमारा। ठीक, यानी कि 395 जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था तो उसमें करीब 395 अनुच्छेद लिखे गए थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है ना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इतना संविधान हमारा मतलब पूरा लिखित रूप में एक बुक में है। ठीक, दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि भाई संविधान हमारा क्या है, विस्तृत है। विस्तृत यानी बड़ा संविधान है। ठीक है ना, 395 यानी किसी भी ऐसे भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके इतने ज़्यादा आर्टिकल, इतने ज़्यादा अनुच्छेद लिखे हों। केवल भारत ही ऐसे एक ऐसा देश है जिसके संविधान में अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि विस्तृत और बड़ा संविधान। ठीक है ना, अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान की तो उसके संविधान में केवल 7 अनुच्छेद लिखे हैं, लेकिन हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395, और आज वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है ना, तीसरा क्या है भाई, कठोर और लचीला संविधान है। कठोर और लचीला कहने का मतलब है कि भाई जब हम कठोर का मतलब है कि जब हम संविधान में संशोधन करते हैं, यानी कि संविधान में कही गई बातों को जब हम बदलते हैं तो संविधान क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। कठोर कहने का मतलब है कि संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है, कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हमारा संविधान कठोर है। लेकिन जब हम सामान्य कानूनों में बदलाव की बात करते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई संशोधन करते हैं तो उस समय हमारा संविधान काफ़ी लचीला हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो संशोधन करने की विधि सरल है और यहाँ पे संशोधन करने की विधि आसान है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारा संविधान कठोर और लचीला है। ठीक, अगला क्या है, मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार, लोगों को, नागरिकों को क्या दिए, मौलिक अधिकार दिए, जो बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हमारे संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी की है जो सभी मसलों को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से सुलझाएगी। ठीक, और क्या और भी है इसमें, जैसे इकहरी नागरिकता दी है। ठीक है ना, यानी कि सिटीजनशिप, भारत में रहने वाले यानी जो भारत के लोग हैं उनको एक ही नागरिकता दी है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि भाई भारत में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, भारतीय। ये नागरिकता संविधान द्वारा प्रदान की गई है। ज़्यादातर जैसे अगर हम कंपेयर करें अमेरिका में, तो अमेरिका के देशों में दोहरी नागरिकता, यानी कि वहाँ के संविधान में नागरिकों को 2 नागरिकता प्राप्त है, एक उस राज्य की जहाँ वो रहते हैं, दूसरा देश की जहाँ वो राज्य जिस देश में रहता है। ठीक है, इकहरी नागरिकता कहने का मतलब है मैं चाहे जिस भी स्टेट में रहता हूँ, जहाँ भी मैं निवास करता हूँ, मेरी नागरिकता केवल भारतीय ही मानी जाएगी। ठीक है ना, देखते हो ना आप फॉर्म लिखते हो तो आपकी नेशनलिटी पूछी जाती है, तो वहाँ पे इंडियन लिखते हो, ये थोड़ी लिखते हो कि हरियाणा से हैं या बिहार से हैं या बंगाल से हैं, ऐसा नहीं लिखते ना, वहाँ पे क्या लिखते हो आप, इंडियन। ठीक है ना, तो ये थी हमारे संविधान की विशेषता। ठीक है, तो ये कर लेना भाई, लिखित संविधान, लिखित रूप से एक
दस्तावेज में लिखित रूप से है, विस्तृत काफ़ी बड़ा संविधान है, बहुत सारे अनुच्छेद लिखे गए हैं। कठोर और लचीला है कि भाई संविधान की जो विधियां हैं, संविधान में कुछ कुछ कानून कुछ नियम ऐसे हैं जो समय के साथ कठोर और समय के साथ लचीले होते हैं। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान ने हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं और इस मौलिक अधिकार पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकार क्या है। इस पर वीडियो बनी हुई है, वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, या मैं क्या करूंगा एक वीडियो जो है स्पेशल इस पर बना दूंगा, ठीक है, वो आप उसको कर लेना। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका के भी ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके कार्य क्या है, ठीक है, ये भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी गहरी नागरिकता पता ही दिया आपको, ठीक है। अब मैं बात बताता हूँ आपको इसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान हमारा बना कैसे। देखो भाई, संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले क्या करा गया, एक संविधान सभा बनाई गई, ठीक है, यानी कि सभा इसलिए बनाएगी कि सभा तय करेगी कि भाई संविधान में क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए जो जिसमें सभी लोगों का भला हो सके, ठीक है। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में पहली बैठक होती है। नौ दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई संविधान सभा की कि भाई एक प्रोसीजर तैयार किया गया कि भाई हमें संविधान बनाना है तो क्या क्या होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब संविधान 9 दिसंबर में जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें 383 सीटें थीं। सीटें कहने का मतलब है 383 सदस्य, ठीक है ना, 383 सदस्य चुने गए। लेकिन इसमें दोबारा से इसकी सीटें कम हो गई आज़ादी के बाद। 15 अगस्त 1947 में सीटें कितनी हो गई, 299, ठीक है, 299। अब ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि देश का विभाजन हो गया था, जो पंजाबी जो पाकिस्तानी प्रांत के जो क्षेत्र थे वो क्या चले गए, पाकिस्तान में चले गए, इसलिए उन्होंने भारत इसमें क्या कहते हैं 383 में से केवल और केवल 299 सीटें बची, जो इस प्रकार थी 299 में से 93 सीट देसी रियासतों से आनी थी, ठीक है, देसी रियासत जो राजा रजवाड़े थे ना वहाँ से नियुक्त किए गए थे 93, ठीक। अब देखो संविधान सभा बन गई, संविधान सभा में मेंबर आ गए। अब संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि इन सभा को का अध्यक्ष कौन होगा, लीड कौन करेगा, इनको देखते हो ना आप लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है जो स्पीकर जो सबको बोलने का और सुनने का मौका देता है। इसी तरीके से संविधान सभा में अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष वो थे राजेंद्र प्रसाद। एक स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जो इस सभा को लीड करेगा, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे क्या बने, राष्ट्रपति बने। भारत के पहले राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। और संविधान सभा का फिर प्रारूप, यानी कि संविधान सभा का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को। अब संविधान बनाना है हमें, हमने सभा बना ली, संविधान सभा का अध्यक्ष बना लिया, अब संविधान बनाना है। संविधान बनाने के लिए भाई प्रारूप कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, तो इसके लिए हमने किसको दिया, किसको मौका दिया, हमने दिया अम्बेडकर को। हमने अम्बेडकर को चुना संविधान बनाने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान की प्रारूप तैयार करने के लिए। प्रारूप मतलब होता है उसका स्वरूप कैसा हो, ठीक है ना। किसको चुना हमने, अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर, ठीक। तो इस तरीके से हमारी पूरी क्या हुई, संविधान सभा बनी। और संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। और करीब 65 बैठकें चली, यहाँ पे 64-65 बैठकें टोटल बैठक हुई। बैठक मतलब कि सभाएं लगती थी 65, इन 2 सालों में 65 बैठकें लगी, तब जाके हमारा संविधान 395 अनुच्छेदों के साथ, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ तैयार हुआ, ठीक है ना। और ये बनकर कब तैयार हुआ हमारा संविधान, 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950, ठीक। तो ये था हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आएगा एग्जाम में ऐसी, तो आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि संविधान मतलब जो है हमारा संविधान वो उधार का थैला भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि हमने संविधान क्या करा है, हमारा अपना नहीं है, हमने अन्य देशों से शामिल किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन देशों से लिया है, यही बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमने अमेरिका के संविधान से कुछ चीज़ें ली हैं, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत सी सारी
चीज़ें ली, प्रावधान लिया, जैसे कानून का शासन, संसदीय शासन, ठीक है ना। अमेरिका से हमने न्यायपालिका की पुनर्वालोक व्यवस्था ली है। और अमेरिका से हमने न्यायिक पुनर्वालोकन प्रावधान लिया है। ब्रिटेन से हमने कानून का शासन लिया है, ठीक है ना। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने संघात्मक शासन लिया है, ठीक है ना। और फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस के संविधान से हमने लिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये हमने इन देशों से कुछ चीज़ें हमें अपने संविधान में शामिल की है, ठीक है ना। और जापान से भी हमने एक लिया है विधिवत द्वारा स्थापित, है ना। जापान से लिया है विधिवत द्वारा स्थापित। तो ये क्या है, हमारे भारतीय संविधान के स्रोत हैं, यानी कि जिन देशों के संविधान से हमने कुछ ना कुछ चीजें ली। अब जो अगला है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार पे तो वीडियो है, मैं पहले बना चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने नहीं करवाया तो उसमें करवा देता हूँ। डिफरेंस पूछ लेते भाई, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में डिफरेंस क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या। तो एक्चुअली राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपका, ये राज्यों को एक लक्ष्य प्रदान करता है, यानी कि ये राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य इन्हीं के आधार पे क्या करते हैं, कल्याणकारी राज्य बनाने का, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है। राज्य को क्या बनाना, समाजवादी, व्यक्तिवादी और गांधीवादी, ठीक है। यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि इसका लक्ष्य क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक ऐसा राज्य है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, ठीक है। और राज्य का स्वरूप कैसा बना, एक समाजवादी जो सबको साथ लेके चले, जैसा कि आप केजरीवाल जी अभी कर रहे हैं। एग्जाम्पल, स्कूल अच्छे कर रहे हैं, चिकित्सा सुविधा कितनी सस्ती कर दी। तो ये सब क्या दिखाता है कि लोगों के कल्याण के लिए किए गए कार्य। और समाजवादी यानी जो ये राज्य सरकार द्वारा काम किया जा रहा है वो किसी एक व्यक्ति को फायदा नहीं दे रहा है, वो बल्कि संपूर्ण समाज को फायदा दे रहा है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, समाजवादी। और गांधीवादी कहने का मतलब है कि भाई गांधीवादी विचारधारा कहती थी कि भाई हमें गांवों को मजबूत करना है, गांव मजबूत होंगे तो अपने आप सारा शहर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है भाई, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बड़ा ही सिंपल है। मौलिक अधिकार जो होते हैं आपके वाद योग होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप मौलिक अधिकारों की अगर पूर्ति नहीं होती तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हो, ठीक। मौलिक अधिकार अगर आपका हनन होता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो और अपने अधिकारों की मांग पूर्ति कर सकते हो। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी राज्य सरकार अपने नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती तो वो क्या करती है भाई, वो कोई भी जो गवर्नमेंट, जो लोग हैं, जनता है, वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये जो लक्ष्य होते हैं निर्धारित, ये इनके ऊपर, राज्य के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो उनको पूरा करें या ना करें। जनता को क्या करना होता है भाई, जनता को इन्हीं जो राज्य सरकार उनको पूरा कर रही है, जनता उनको चुने, और अगर जो नहीं कर रही है उनको हटा के दूसरी सरकार चुने जो इन लक्ष्यों को पूर्ति कर सके। आपका जो मौलिक अधिकार है ये आपका 14 से लेकर 32 तक है, ठीक। और आपका जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है ये आपका 35 से 51 तक है, ठीक है ना। ये आपके अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक वर्णित है। तो सिंपल सा फंडा है कि मौलिक अधिकारों को आप वादियों यानी कि इसको पूरा करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, न्यायालयों में जा सकते हो, लेकिन राज्य नीति तत्वों के लिए आप उनकी पूर्ति के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। सिंपल 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकते हो। अगर उनका उद्देश्य पूछे तो लिख देना भाई, कल्याणकारी राज्य का स्वरूप कैसा हो, कल्याणकारी कार्यों के लिए, और दूसरा समाजवादी। जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो है हमारा चुनावी प्रक्रिया, ठीक है। चुनावी प्रक्रिया पता ही होगा भाई, हर कोई जानते ही होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के वोट में भी चुनाव में आपने वोट दिया ही होगा। जो 18 साल के बच्चे
अब जिनकी उम्र हो चुकी है, जिन्होंने नहीं दिया वो अगली साल या आने वाले टाइम में दे सकते हैं। तो देखो भाई, चुनाव होता क्या है? चुनाव मतलब किसी को अपने प्रतिनिधि को चुनना का चुनाव करना, ठीक। अब ये चुनाव क्या होता है भाई? जो लोकतांत्रिक देश हैं, ये चुनाव की प्रक्रिया वहाँ कराई जाती है, ठीक है ना। यानी कि चुनाव दो तरीके से होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, ठीक। प्रत्यक्ष में क्या होता है? सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा, और ये जनता द्वारा, ये जनता के द्वारा नहीं, ये जनता के बिना होता है, ठीक है। यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी को चुनते हैं, ठीक है। जैसे संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष से हुआ था, प्रत्यक्ष से नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो देखो, चुनावी प्रक्रिया में बताने भाई, अब इसमें बताऊंगा आपको चुनाव आयोग, यानी कि चुनाव जो सरकार, जो लोग चुनाव करते हैं, मतलब जो हम वोट डालते हैं, वो चुनावी प्रक्रिया कहलाती है। अब इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कौन काम करता है? एक चुनाव आयोग बनाई गई है कि भाई जितने भी प्रधानमंत्री या जो भी संस्थाएं हैं, उनका जो चुनाव है उसके लिए, उनके चुनाव के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जो चुनाव आयोग के तहत कार्य करती है, ठीक है ना। चुनाव आयोग पे वीडियो बना रखी है मैंने, वो लिंक मैं दे दूंगा आपको, उसमें आप देख लेना, वहाँ अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से है तो आप अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट टाइम है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें जल्दी आगे और भी टॉपिक्स बताने हैं, ठीक है। तो चुनाव आयोग का जो है, मतलब चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना। मैं छोटा सा बता देता हूँ, इसका काम है चुनाव करवाना, चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है ना। ये चुनाव आयोग के कार्य में बता रहा हूँ। चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह देना, मतगणना करना, मतगणना मतलब वोटों की गिनती, जब वोट पड़ जाते हैं वोटों की गिनती ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? चुनाव आपका निर्वाचन क्षेत्र आवंटन करना, निर्वाचन क्षेत्र बांटना, ठीक। तो ये सब क्या है? इसके कार्य हैं चुनाव आयोग के, जो याद कर लेना भाई। चुनाव आयोग के कार्य: चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह देना और मतगणना करना और निर्वाचन क्षेत्र का आवंटन करना, ठीक। तो अब जो अगला टॉपिक है वो बताऊंगा मैं आपको, आपातकाल, ठीक है। आपातकाल, अब ये आपातकाल होता क्या है भाई? कहने का मतलब है जब देश में या आंतरिक मामलों में, ठीक है ना, गड़बड़ी हो, गृहयुद्ध होने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है, ठीक। जैसे कोई देश मतलब हम पे कोई देश अटैक करने वाला हो या चीज़ें क्या हो, सेंसिटिव हो, हालात ख़राब हो, तो उस परिस्थिति में शासन जो है वो एकात्मक हो जाता है। यानी कि हमारा भारतीय जो शासन है वो संघात्मक है भी, लेकिन जब आपातकालीन की स्थिति पैदा होती है तो शासन क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। यानी कि सारी पावर किसके पास चली जाती है आपातकाल में? राष्ट्रपति के पास आ जाती है, ठीक है, जिसको हम आपातकाल के साथ साथ राष्ट्रपति शासन क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन के नाम से भी समझते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कैसे उसको, अब इसमें क्या है कि भाई भारतीय संविधान ने प्रावधान भी दिया है कि भाई हम आपातकाल का, जिसमें अगर परिस्थिति असामान्य हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति सारा शासन अपने अंडर ले सकता है, ठीक है, जिसमें लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। अब आर्टिकल 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल हैं इमरजेंसी के लिए, ठीक। तो एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, एक है राष्ट्रीय आपातकाल और एक है एक संवैधानिक आपातकाल और एक राज्य आपातकाल, ठीक। तो 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन को रिलेट करती है भाई। इसमें क्या किया जाता है भाई? पूरे देश में एक आपातकाल लगा दिया जाता है जब परिस्थिति असामान्य हो। तो अब इसमें होता क्या है? एकात्मक शासन हो जाता है, ठीक। आपके मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? स्थगित कर दिए जाते हैं, यानी एकात्मक स्वरूप मतलब सारा शासन राष्ट्रपति की, सारी पावर राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं, ठीक। और ये जो और लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, और लोकसभा के तौर पे काम कौन करता है? राज्यसभा इस पे काम करती है, यानी राज्यसभा द्वारा कानून बना जाता है, ठीक है। आपातकाल में
और आपके मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे, लोकसभा भंग कर दी जाएगी, राज्यसभा कार्य करती है, और 6 महीने यानी जो इमरजेंसी लागू होती है वो 6 माह तक चलती है। और अगर 6 माह मतलब 6 महीने तक अगर परिस्थिति सामान्य रही तो उसको हटा दिया जाता है प्रस्ताव के माध्यम से, नहीं तो उसको दोबारा अगले 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि 6 महीने करके इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। एक बार हाल ही में अभी जो भारत में लगी थी 1975 में इमरजेंसी लगी थी, जो करीब 18 महीनों तक चली थी, ठीक है ना, 1975 से 77 तक चली। तो इस समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिन्होंने इमरजेंसी को लागू किया और सारा शासन राष्ट्रपति को दिया। और इसमें जितने भी नेता वेता थे जो सरकार के विरुद्ध थे, यानी कि इसमें सरकार का जो स्वरूप होता है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है, तानाशाह, ठीक है ना। तो इसमें आप किस मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, जो भी चीज़ें वो समेटली हो जाती हैं। तो ये आपातकाल पे आएगा तो आप इसको लिख देना इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखो, ये जो आपातकाल है ना, राष्ट्रपति का एक वीटो पावर के तौर पे भी देखा जा सकता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति की पावर्स के वीटो के तौर पे। तो इसको इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति की पावर्स भी बताऊंगा। बात करते हैं हम न्यायालय पे, बताता हूँ मैं न्यायालय पे कैसा आता है, ठीक है। न्यायालय ये सरकार का तीसरा अंग के तौर पे भी देखा जाता है। तो इसमें उच्च न्यायालय, अब इसके क्षेत्राधिकार क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आता है मौलिक क्षेत्राधिकार, ठीक। मौलिक क्षेत्राधिकार में इसका जो पावर है, केंद्र और राज्य, ठीक, केंद्र और राज्य के बीच जो भी विवाद होते हैं उनको ये देखता है। अगर ज़्यादातर क्या होता है कि राज्य सरकारों के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना देती है, जिस वजह से केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है कि भाई तुमने हमारे पावर्स, जो हमारी जो शक्तियाँ थी, जो हमारे जो विषय थे, उसमें हस्तक्षेप किया, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य के बीच झगड़े परस्पर होते हैं। अब इसमें क्या करती है भाई, जो भी राज्य सरकार है वो इस केस को लेकर या इसको लेकर अपील कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इनके मसलों को, इनके विवादों को सुलझाती है। इसी तरीके से राज्यों का राज्यों से विवाद, ठीक, यानी कि कभी कभार एक राज्य से, मतलब राज्यों का राज्यों से विवाद हो जाता है, किसी भी चीज़ को लेकर, सीमा विवाद हो जाता है, जल विवाद हो जाता है, ठीक है। एक कर्नाटक है और बेंगलुरु और जो तमिलनाडु है, उनको नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जिसका निपटारा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इसके बाद आपका आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब इसमें क्या होता है भाई, अपीलीय यानी अपील करना, यानी कि निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध या उसको चैलेंज करना, उसको चेंज करना, बदलाव के लिए हम क्या करते हैं, अपने से ऊपरी अदालत में अपील करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। यानी कि आपका हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और आपकी उसकी सुनवाई से कुछ आपको अच्छा, मतलब आप सुनवाई आपके हित में नहीं आई, आपके फेवर में नहीं आई, तो आप क्या करोगे, आप उससे ऊंची अदालत में अपील करोगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, ये उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। अब ये क्या करता है भाई, सलाहकारी, कहने का मतलब है राष्ट्रपति को सलाह भी देता है किसी विवादों में या किसी मसलों पर, या कोई कानून जो है अगर बन के आता है तो राष्ट्रपति इनसे सलाह भी लेता है, और सलाह देना इसका फर्ज भी होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको कहते हैं सलाहकारी। फिर है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का कह लो या संविधान का संरक्षक कह लो, ठीक है ना। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, संविधान का संरक्षण करता है, यानी संविधान की व्याख्या करता है और संविधान का संरक्षण करता है कि भाई संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, जो भी कानून नियम बनाया जाए, जो भी कार्य है वो इसी संविधान के दायरे में रहकर किया जाए, ठीक। अब इसका अगला है न्यायिक पुनर्वालोकन। ठीक, न्यायिक पुनर्वालोकन क्या होता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के पास ये भी अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, अपने दिए गए फैसले पर दोबारा पुनः विचार कर सकती है। अगर कुछ त्रुटि पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है, जो भी जजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, दोबारा इसको अपने पास संरक्षण रखते हैं और इस पर दोबारा पुनः विचार करते हैं। तो ये थे न्यायपालिका के, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मौलिक क्षेत्राधिकार। अब इसी तरीके से क्या होता है कि उच्च न्यायालय के भी इसी प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं, ठीक है ना।
यानी कि मौलिक उच्च न्यायालय के जो है मौलिक क्षेत्राधिकार में केवल राज्यों से संबंधित मसले जो होंगे वो आएंगे, ठीक है ना। यानी कि राज्यों से संबंधित जो भी है, राज्य स्तर पर जो भी मसले हैं उनका विवाद उच्च न्यायालय देखेगा। अपील क्षेत्राधिकार यानी कि अधीनस्थ अदालतों के फैसले, जो भी अधीनस्थ अदालतों में जो भी मुकदमे चल रहे होंगे वो क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है या उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सलाहकारी, इसमें सलाह नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद मौलिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी क्या करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। हाई कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है और ये भी न्यायिक पुनरावलोकन भी इनकी क्या होती है, सेम पावर्स, सेम अधिकार हाई कोर्ट के पास भी होती है। तो न्यायाधीश की योग्यता यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, मुख्य न्यायाधीश बनने की जो भी है, क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो देखो सबसे पहले 5 वर्ष क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय में किसी भी हाई कोर्ट में वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ठीक। किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश पद पर रहा हो। दूसरा 10 वर्ष तक, या तो क्या हो 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत की हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक क्या करी उसने, वकील के पद पर रहा हो। तीसरा है कि भाई कानून का, या तो कानून का अच्छा जानकार हो, अगर वो उसके पास नॉलेज है, कानून अच्छे तरीके से जानता है, दाव पे जो भी, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं भाई, योग्य हो सकते हैं न्यायाधीश की पद के लिए, ठीक। ये 3 क्राइटेरिया जो भी मांग करता है वो क्या, उसको क्या चुना जाता है, 3 या जो भी इनमें से 1-2 भी जो भी मांग उसके पास होती है तो उसको न्यायाधीश की योग्यता के आधार पर यानी न्यायाधीश बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। अगर हम, और न्यायाधीश की जो एज है यानी इनका कार्यकाल कितना होता है, न्यायाधीशों का कार्यकाल, ठीक है ना। तो इनकी रिटायरमेंट एज, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका होता है 65 वर्ष। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्य होता है 62 वर्ष, ठीक है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो आयु है रिटायरमेंट की, वो है अपने 65 साल तक वो काम करते हैं, और हाई कोर्ट के जो है उच्च न्यायालय के वो हैं 62 वर्ष, ठीक है।